ओके, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने ये छोटी सी इक्वेशन एक समझ ली। अब आप देखें, अगर हम वर्क डन की रिस्पेक्ट से ये ज़रा एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, या अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है जी। अब आप देखो, अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कंजर्वेटिव फील्ड को दो डिफरेंट तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, या दो डिफरेंट तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे पाथ पर काम कर रहे हैं जो कि क्लोज पाथ है, ठीक है। क्लोज पाथ से मतलब है भले वो एक सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो या ओवल हो। तो अगर ये वाला पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए से बी, बी से सी से डी, और डी से दोबारा अगर मैं ए पे आ रहा हूं, तो ये सब कहलाते हैं लूप्स। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हम किसी क्लोज पाथ पर काम करते हैं, तो फॉर अ क्लोज पाथ हमारे पास जो नेट वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है। यानी जहां से आप चलना शुरू करें, अगर दोबारा घूमकर आप वहीं वापस आ गए, तो इट मीन्स देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वर्क डन। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और अगर मैं इन दो पॉइंट्स पर इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा हूं, या इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा हूं, इन दोनों केसेस में मेरे पास जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। यानी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप इस वर्क डन को परफॉर्म करने के लिए जो भी वर्क डन फॉलो करते हैं, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो इन दो डेफिनेशंस के जरिए हम कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करते हैं। अगेन हम डेरिवेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसी से काम चलाएंगे। अब आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी कंजर्वेटिव है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये भी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे हम फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस कहलाएंगी कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। तो एक ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ जीरो हो या पाथ पे डिपेंड ना करता हो, ऐसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और ऐसी फील्ड में जो भी फोर्सेस एक्ट करती हैं, उन फोर्स को हम कहते हैं फील्ड फोर्सेस। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कोई ख़ास डेरिवेशन हम परफॉर्म नहीं कर रहे, और यहाँ से हम स्विच कर लेते हैं अपने टॉपिक को पावर की तरफ। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर कभी कभी ना आपसे फ्रिक्शन के हवाले से एमसीक्यूज पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक। ओके, अब हम चलते हैं पावर की तरफ। देखो, पावर के लिए हमारे पास वैसे तो कुछ इक्वेशंस हैं, लेकिन अब आपने ना कुछ नई इक्वेशंस भी पढ़नी है। जैसे अगर मैं
पावर को सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करता हूं तो मैं कहता हूं इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ये बहुत सिंपल सी बात है और इसके कुछ यूनिट्स हैं, हम जल्दी जल्दी बस इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो एस आई यूनिट है वो है वॉट। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो किलो वॉट। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो हॉर्स पावर। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं फुट पाउंड पर सेकेंड। तो अगर हम हॉर्स पावर की बात करते हैं तो 1 HP बराबर है 746 वॉट्स के और एट द सेम टाइम ये बराबर है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के। तो ये कन्वर्जन भी हम याद कर लेते हैं, आसान सी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम पावर को इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो आप पावर के लिए एक फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं एफ वी या एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब जरा ना इसकी एग्जांपल्स या ट्रांसफॉर्मेशन देखो। अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जिसका कोई मास m है और वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी और इसको हम हाफ mv² लिखेंगे। तो इस केस में अगर आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला बनेगा पावर इज इक्वल्स टू हाफ mv² अपॉन टाइम। अगर किसी चीज़ को आप ग्राउंड लेवल से किसी पर्टिकुलर हाइट पर लेके जाते हैं, ये हमने वैसे पढ़ना है अभी पोटेंशियल और काइनेटिक, लेकिन क्योंकि मैं आपको पावर की एग्जांपल्स करवा रहा हूँ तो मैं इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो वर्क डन होगा या एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो हमारे पास यहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी mgh के, और इस केस में आपके पास जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो होगा P इज इक्वल्स टू mgh अपॉन टी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस मास को भी ना इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास पावर का एक फॉर्मूला बनेगा mgh अपॉन टी, लेकिन अगर मैं इस मास को डेंसिटी और वॉल्यूम से रिप्लेस करूं तो बन जाएगा कुछ ये फॉर्मूला। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मास वही वॉल्यूम डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मास को अलग करें तो बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, इसको हम यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको हम चेक कर सकते हैं। ओके चले, अब देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एनर्जी के हवाले से। अगर हम काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क, जिसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो। इसे ड्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं के ई इज इक्वल्स टू हाफ mv² या फिर p² अपॉन 2m। बस ये दो इक्वेशन है। या अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो आई कैन यूज हाफ m vf² माइनस vi²। इसके बाद हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो किसी बॉडी में स्टोर हो। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, और यहां पर हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे पहली आप निकाल रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला जरा डिफरेंट है जो हम यूज नहीं करेंगे फिलहाल। E इज इक्वल्स टू हाफ kx²। दूसरी जो हमारे पास है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच टू माइनस एच वन। अब देखो दोनों ही केसेस में भले आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें या पोटेंशियल की बात करें, दोनों वर्क डन के इक्वल हैं। तो हम अपनी मर्जी से कंडीशन को देखते हुए वर्क डन यानी एफ एस को कभी काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल रखेंगे यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और कभी इसी वर्क डन यानी एफ एस को हम पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल रखेंगे यानी एम जी एच। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के, या वाइस वर्सा। यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा इन दोनों एनर्जीज का सम होगा, और ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेंगी, लेकिन इनके अंदर कोई फर्क, टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखो यहां पर एक छोटा सा एमसीक्यू है, एक हिंट है बेसिकली। जैसे अगर हम खाना खाते हैं या इस तरह की हम चीज़ें देखें, एक आधा दफ़ा एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई आप एक दिन में जो खाना खाते हो उससे आपको कितनी एनर्जी मिलती है। यानी आप ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछता है कि फूड ईटन इन वन डे, ये आप याद रख लें कि इसके लिए आपको जो एनर्जी मिलती है इट इज इक्वल इन टू 0.33 यानी 1/3, ऐसे लिख लें 1/3 ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल या 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इसी तरह सेम फिगर से आप ये भी याद रख सकते हो कि एवरेज पावर ऑफ अ मैन टू वॉक अपस्टेयर यानी सीढ़ियां चढ़ने के लिए 0.33 किलोवाट है। ठीक है, ये फिगर सेम है तो ये याद रखना आसान हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है, पहले आया हुआ एक दफ़ा, तो आप ये जहन में रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा पोटेंशियल को। बाकी ये कि इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा इसको देख लेंगे। अब यहीं पर हम एक और चीज़ से रिलेट कर लेते हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये अर्थ की सराउंडिंग में इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी इसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फील्ड क्योंकि अट्रैक्टिव है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ टूवर्ड्स द सेंटर। कुछ इस तरह से। अब अगर मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, जो कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर है, इस डिस्टेंस को मैं आर कंसिडर कर लेता हूँ, और एक पॉइंट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ जो कि फील्ड के बाहर है,
तो फील्ड के बाहर का मतलब है कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल को हम यू से भी शो करते हैं, तो यहाँ पर यू जीरो है। इसको हम पॉइंट ए कह रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए। इसको हम पॉइंट बी कह रहे हैं, तो पॉइंट बी। तो वो वर्क डन जो मुझे किसी बॉडी को किसी ऐसे पॉइंट से जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है उठाकर किसी ऐसे पॉइंट पर लाने के लिए करें जो कि फील्ड के अंदर हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम किसी बॉडी पर करें, किसी बॉडी को दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने के लिए जो कि एक फील्ड के अंदर हो और एक फील्ड से बाहर हो, यानी इन्फिनिटी पर हो, उस वर्क डन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक इक्वेशन से भी काम चला सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आता है वो है U, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो U ABS लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ई अपॉन आर। अगर मैं पॉइंट बी पर हूँ, अगर ये पॉइंट बी सरफेस ऑफ अर्थ पर होता तो आप इसी फॉर्मूले को फिर ऐसे लिख लेते, माइनस जी एम ई, और जहाँ सिर्फ आर है वहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है लेकिन विद इन द फील्ड, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पर है। ठीक है जी, अब हम इसी को रिलेट कर लेते हैं एफिशिएंसी के साथ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई इंजन बनाया, तो कोई सिस्टम बनाया, तो मैं इस सिस्टम को कुछ इनपुट दूंगा। अब ये इनपुट अगर एनर्जी में है तो जूल, और पावर में है तो वॉट। अब सिस्टम क्या करेगा, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, यानी आउटपुट। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना हो तो मैं इनपुट में से लॉस को माइनस करूंगा। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन आ गई जिससे हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी हो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इफ़िशियंसी के लिए हम आमतौर पर ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एटा, और ये बराबर होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एनर्जी की फॉर्म में होगा तो हम एनर्जी आउटपुट को एनर्जी इनपुट से डिवाइड करवाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर की फॉर्म में होगा तो हम पावर आउटपुट को पावर इनपुट से डिवाइड करवाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखें, इसके अलावा हम इसमें एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर लेते हैं जो कि आप समझ लें कि थोड़ा सा आपके सर्कुलर मोशन को या एस्केप वेलोसिटीज़ को, या वैसे इसका टॉपिक अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, इतने ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में लॉन्च करते हैं, लाइक दिस, और वो फिर दोबारा यूँ ग्रेविटी को यूज़ करता हुआ अराउंड द अर्थ यूँ अपने किसी ऑर्बिट में आके फिर रोटेट करने लग जाता है। लेकिन हम फिलहाल उसकी बेस में नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि इसे हम जिस वेलोसिटी से लॉन्च करेंगे उसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है,
यानी अगर आप एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल की वो वेलोसिटी जो उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लाने के लिए काफ़ी हो, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट है ये वाला, इस इफेक्ट से बाहर लाने के लिए जो मिनिमम स्पीड आपको रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है √2 इंटू जी इंटू आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ जी और 2 पुट करके, तो आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी का आंसर आता है वो है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। आप कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा 11.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतनी वेलोसिटी हो तो ये इजीली एस्केप कर जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपने एक छोटा सा काम करना है, बल्कि मैं चलो बता देता हूँ साथ साथ। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, खाली याद करनी है ये हमने। देखो रिन्यूएबल का मतलब होता है वो जिन्हें हम बार बार यूज कर सकें, जैसे सनलाइट, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी फ्रॉम वेव्स, टाइडल भी कह सकते हैं, पानी के समंदर से लहरों से जो बनाते हैं डैम्स वगैरह में, और और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह जब हम नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं उसका मतलब अगर आपने उससे एक मरतबा एनर्जी बना ली तो अब हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल में कह सकते हैं कि कोल, ठीक है, कोल के अलावा गैस, पेट्रोल, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ऑयल, ठीक है, या हम कह सकते हैं नेचुरल गैस। जब हम इन सब चीज़ों से एनर्जी हासिल करते हैं तो एक मतलब अगर आपने कोल को इस्तेमाल कर लिया तो अब आप उस कोल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम फॉर ऑयल, सेम फॉर नेचुरल गैस। तो इस तरह की एनर्जी रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी हैं इन सब का कॉज सन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ख़ास बहुत ज़बरदस्त जुमला कि कॉज ऑफ every energy source on earth is sun। और सन पर भी हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, वहां पर आपके पास हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में। ठीक, तो इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन सिवाय एक एनर्जी के, एक्सेप्ट जियोथर्मल। जियोथर्मल के अलावा जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो सबके सब हमें सन से मिल रही हैं। ठीक है, तो थ्योरी इसकी बस यही है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं।